शुभ प्रभात बच्चों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और नियमित रूप से अपना जो अभ्यास पूरा करते होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी का विषय व्याकरणमाला का पाठ क्रमांक 4 शब्द और वाक्य। तो शब्द और वाक्य मतलब वर्ड एंड सेंटेंस। तो शब्द यानी क्या होता है? शब्द मतलब होता है वर्णों का वो हमें जिससे कोई अर्थ प्रकट हो, वहाँ शब्द कहलाता है। तो शब्द वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है। और वाक्य मतलब क्या होता है? वाक्य मतलब शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो, वहाँ वाक्य कहलाता है। तो वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है और शब्दों का जो समूह होता है, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। एक से अधिक दो वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है और एक से अधिक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। तो चलिए देखते हैं शब्द और वाक्य इस पाठ में वर्ण से शब्द कैसे बनते हैं और शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं। तो आइए समझते हैं हम इस पाठ को, शब्द और वाक्य। तो पहला है शब्द। तो हम जानते हैं कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, परंतु मात्र वर्णों को मिला देने से ही शब्द नहीं बनते। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम से रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, यह चित्र है सुराही का। तो सुराही का जो शब्द है तो वहाँ 3 वर्णों को मिलाकर हुआ है, जैसे कि सु अधिक रा अधिक ही। तो तीनों वर्णों को मिलाकर सुराही यह शब्द बन गया है। दूसरा है चौकीदार। चौ अधिक की अधिक दा अधिक र। तो यहाँ 4 वर्ण मिलाकर चौकीदार यहाँ शब्द बन गया है। यहाँ दिया है ताजमहल। तो ताजमहल यह शब्द बनने के लिए ता अधिक ज अधिक म अधिक ह अधिक ल, यहाँ 5 वर्णों का उपयोग किया गया है, तब ताजमहल यहाँ शब्द बन गया। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्दों सुराही से एक वस्तु का बोध होता है, चौकीदार से एक व्यक्ति का बोध होता है तथा ताजमहल से एक स्मारक का बोध हो रहा है। किंतु यदि उपरोक्त वर्णों को रा अधिक ही अधिक सु कॉमा दा अधिक चौ अधिक की अधिक र तथा ज अधिक ह अधिक म अधिक ता अधिक ल इस तरह के अव्यवस्थित क्रम से लिखा जाए तो इनसे क्रमशः राहिसु दाचौकीर तथा जहम ताल शब्द बन रहे हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक है, अन्यथा वह जो शब्द है अव्यवस्थित होते हैं जिस कारण उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो इस प्रकार वर्णों का वह मेल जिससे कोई अर्थ प्रकट हो वह शब्द कहलाता है। तो शब्द क्या परिभाषा क्या है? वर्णों का वह मेल जिससे कोई अर्थ प्रकट हो वह शब्द कहलाता है। शब्द के प्रकार। शब्द के 2 प्रकार होते हैं, पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो पहला सार्थक शब्द यानी क्या होता है? तो सार्थक शब्द मतलब जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, गिलास, रोटी आदि। तो इनसे हमें वस्तु का बोध होता है कि वह कौन सी वस्तु है, इससे हमें और उनका अर्थ स्पष्ट होता है कि वह शब्द क्या है, इसलिए उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द मतलब क्या होता है? तो निरर्थक शब्द मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे निपा, लागिस, टिरो आदि। तो इनसे कोई भी अर्थ का बोध नहीं होता, इसलिए इन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। अब देखते हैं वाक्य। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, एक मैदान है और मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो इससे इस तरह का वाक्य बनेगा, कुछ बच्चे नदी किनारे खेल रहे हैं। जैसे कि इस पिक्चर में मतलब चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि ये नदी का किनारा है और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं
जो नदी के किनारे खेल रहे हैं। उपरोक्त वाक्य में शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग होने के कारण उनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, परंतु यदि हम इन्हीं शब्दों को इस प्रकार लिखें, नदी कुछ किनारे बच्चे रहे खेल है, तो इन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः यह वाक्य नहीं है। तो आपने पढ़ा कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है, और अब देखते हैं कि शब्दों को मिलाकर वाक्य कैसे बनता है। तो कैसे बनता है, यहाँ कुछ, यहाँ एक शब्द है, बच्चे एक शब्द है, नदी एक शब्द है, किनारे एक शब्द है, खेल एक शब्द है, रहे शब्द है शब्द है। तो इन शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बन गया है। तो हमें इससे पता चलता है कि शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि वाक्यों को सही क्रम, वाक्य में सही क्रम, शब्दों का सही क्रम लगाया जाए तभी वह जो वाक्य है सही बन पाता है और उसका अर्थ स्पष्ट होता है। अन्यथा अगर उल्टा पुल्टा करके हम शब्दों को लगाए तो वह वाक्य का जो अर्थ है स्पष्ट नहीं होता। तो इससे वाक्य की परिभाषा क्या होगी, शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो वह वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के दो अंग हैं, तो पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और दूसरा विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। तो पहले चित्र में क्या दिया है, लड़की खेल रही है। लड़की क्या कर रही है, खेल रही है। दूसरे चित्र में मोर नाच रहा है, यहाँ वाक्य है। तीसरे चित्र में क्या है, हर्ष नाम का जो लड़का है वह सो रहा है, तो हर्ष सो रहा है। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा, जैसे कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो उससे क्या पता चलता है किसके बारे में कहा गया है, लड़की के बारे में। तो इसीलिए लड़की यह क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और विधेय मतलब क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो लड़की के बारे में क्या कहा जा रहा है, खेल रही है, लड़की खेल रही है, तो खेल रही है ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। दूसरे चित्र में मोर, मोर के बारे में कहा गया है इसलिए यहाँ उद्देश्य हो जाएगा। और नाच रहा है यह विधेय, क्योंकि मोर के बारे में बताया गया है कि मोर नाच रहा है। तीसरे चित्र में यह जो हर्ष है, तो हर्ष के बारे में कहा जा रहा है इसलिए यह क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और सो रहा है, हर्ष क्या कर रहा है, सो रहा है, मतलब सो रहा है, यह क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो हमने अभी कुछ चित्र देखे और उनके वाक्य देखे। तो उन वाक्यों में उद्देश्य क्या है, लड़की, मोर और हर्ष, और विधेय है खेल रही है, नाच रहा है, सो रहा है। चलो पाठ को दोहराते हैं। तो हमने इस पाठ में क्या देखा, वर्णों का वह मेल जिससे कोई अर्थ प्रकट हो वह शब्द कहलाता है। शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक शब्द। शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य तथा दूसरा है विधेय। तो आप हमेशा याद रखना कि दो या दो से अधिक वर्णों की मेल से शब्द बनता है और दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। तो बच्चों, यह था हमारा आज का पाठ, यहीं पर समाप्त होता है। आपको यहाँ पर दिए हुए जो परिभाषाएं हैं तो उन्हें बार बार पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद।